नमस्कार। मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के एक डरावने चेहरे की बात। उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह से खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह नगर गोरखपुर में एक नृशंस हत्या को अंजाम देती है, उस हत्याकांड की बात। और उस हत्याकांड के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा त्वरित कार्रवाई करने में संकोच किया जाता है, इस मुद्दे की बात हम बात करेंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अपराधों को कम करने का दावा किया है। कई मुठभेड़ें हुई हैं, कई अपराधियों का खात्मा किया गया है, बहुत सारे माफिया और इस तरह के जो शातिर अपराधी थे उनकी संपत्तियों को जमींदोज किया गया है, सरकारी कब्जा किया गया है उन पर। लेकिन दूसरी तरफ जो सामान्य पुलिस का चेहरा है वो मानवीय होने के बजाय अधिक डरावना होता जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली थी उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के थानों में, लखनऊ में वो निकले थे, तमाम थानों में गए और उन्होंने कई तरह के निर्देश दिए थे और ये कहा था कि पुलिस को मानवीय होना चाहिए, लोगों के साथ दोस्ताना तरीके से पेश आना चाहिए। उन्होंने थानों में गुड़ रखने की भी बात कही थी, लखनऊ में रखा भी गया था कुछ दिन। जो आदमी फरियादी आए उसको गुड़ खिलाकर, पानी पिलाकर इस तरह से स्वागत किया जाए, ऐसी एक कोशिश उनके द्वारा की गई थी। लेकिन सरकार के 4.5 साल पूरा होते होते हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस के करीब 50 से ज्यादा अलग अलग स्तर के जो कर्मचारी हैं, इंस्पेक्टर और उससे नीचे के रैंक के और सिपाही और इस तरह के जो लोग हैं, उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। उनके खिलाफ आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ भी चल रहा है। आईपीएस ऑफिसर्स का 2 लोगों का मामला अलग है, उसका मैं अभी उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन जो पुलिस जो सीधे सीधे कानून व्यवस्था के रखवाली के लिए जिम्मेदार होती है, उस पुलिस के खिलाफ इस तरह के मामले चल रहे हैं। और बहुत सारे मामलों में जो आरोपी हैं उनको न तो ढूंढा जा सका है, न उनको गिरफ्तार किया जा सका है। दूसरी तरफ जो आईपीएस रैंक है, जो ज्यादा जिस पर जिम्मेदारी है, जिसके कंधों पर नियंत्रण करने की और पूरे जिले की पुलिस को अपने नियंत्रण में रखने की, उसके भी कई अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। बांदा में एक हत्या के मामले में एक आईपीएस अधिकारी अभी तक लापता है। उनके खिलाफ कुर्की और तमाम तरह के वारंट इशू किए गए हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और लखनऊ में भी सचिवालय में एक बड़ी डील कराने के मामले में फैजाबाद जिले के एक बड़े राजनीतिक घराने से जुड़े एक जो पुलिस अधिकारी थे, आईपीएस अधिकारी, उनके खिलाफ इसी तरह के मामले चल रहे हैं। हालांकि उनकी अब फिलहाल गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। तो इस तरह जो पुलिस है जिस पर कानून व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी है वो खुद निशाने पर है। और गोरखपुर की जो घटना है वो घटना तो अपने आप में इस तरह से उसका जो जितना खुलासा मिल रहा है उसमें ये चीज सामने आ रही है कि उस रामगढ़ थाने की वो जो पुलिस थी, वो जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनका एक बिल्कुल संगठित तरीके से इस तरह का अपराध करने की उनकी एक रणनीति थी। वो हमेशा उस इलाके के होटलों में जो बाहर से व्यापारी आते थे, पैसे वाले लोग आते थे, उनको देर रात में उनको उनकी छानबीन करते थे, तलाशी के नाम पर उनको डरा कर उनके पास से जो रकम है उसमें से बड़ा हिस्सा वो वसूल करते थे। ऐसे ही मामले में कानपुर के जो उद्यमी थे उनकी वहाँ ऐसे ही मामले में हत्या हो गई। हालांकि शुरू में ये कहा गया कि ये हत्या नहीं है, वो उनको धक्का वो गिर गए, उसकी वजह से उनकी मौत हुई। और गोरखपुर की योगी आदित्यनाथ के गृह नगर की पुलिस के जो एसएसपी थे और जो जिले के जिलाधिकारी थे, वो जो पीड़ित परिवार है उसको एक तरह से समझाने के बहाने डराने की कोशिश करते रहे कि वो एफआईआर दर्ज न करें, बहुत इसमें उनको असुविधाएं होंगी, इस तरह की चीजें सामने आई। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस जो जिम्मेदारी उससे, जो अपेक्षा उत्तर प्रदेश की जनता की है, उस पर खरी नहीं उतर पा रही है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह, जो कि एक बहुत तेज तर्रार और बहुत त्वरित कार्रवाई करने वाले अधिकारी के तौर पर जिनको उत्तर प्रदेश की जनता जानती है।
हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा और थोड़ी ही देर में हमसे जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला। बातचीत की शुरुआत में डॉक्टर विक्रम सिंह आपसे ही करना चाहता हूँ। आखिर जो योगी सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश में आई थी, उसी योगी सरकार के कार्यकाल में 4.5 साल बाद हमको पुलिस का ऐसा अमानवीय चेहरा क्यों देखने को मिल रहा है? गोविंद जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कितनी अच्छी शुरुआत और कितनी अपेक्षाओं पे लोगों को ये उम्मीद थी कि राम राज्य आ जाएगा, थानों पर गुड़ रखने की बात आई। दिखाया जाता था कि जनता के प्रति जो सौहार्द और सम्मान के भाव थे, लेकिन जो दिशा निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिया, पुलिस लीडरशिप ने उसको बिल्कुल तार तार कर दिया। अगर आप गोरखपुर की घटना ले लें, मणिलाल पाटीदार की घटना ले लें, महोबा में, आप ये देखें कि पुलिस लीडरशिप ऐसा अंधेर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। यही नहीं कि इन्हीं 4 सालों में, मैंने 36 साल के कैरियर में अपने जीवन में ऐसा अंधेर नहीं देखा कि न सिर्फ इन 6 सिपाहियों ने बंदूक के बटों से पीट पीट करके एक व्यापारी को, निर्दोष व्यापारी की हत्या की, उसके ऊपर दंड तो छोड़ दें, उसके बाद उसमें लीपापोती का जो सिलसिला शुरू हुआ और कार्रवाई के नाम पे कह रहे हैं कि साहब हम कार्रवाई कर रहे हैं, यानी भविष्य के भूतकाल और भविष्य के काल के गर्भ में हम डाले जा रहे हैं। और कार्रवाई क्या हुई? बेहतर ये होता कि 24 घंटे में, गोविंद जी आपको मालूम है, 24 घंटे में अगर हमने कार्रवाई नहीं की, फिर बाद में हम कुछ भी कर दें, उसके कोई माने नहीं रहते हैं। उससे संदेश जाता है कि हमारी जीरो टॉलरेंस नहीं है। हम सोच रहे थे कि लीपापोती से कुछ बच जाए, जब नहीं बचे तो अनमने ढंग से हमने कार्रवाई की। 24 घंटे में क्या कार्रवाई हो सकती थी? कार्रवाई हो सकती थी हत्या का मुकदमा, जेल का भेजा जाना, डिसमिसल और रासुका का लग जाना। ये 4 प्रसाद तुरंत मिल जाते तो आप ये मान के चलिए 25 साल तक कोई सोचता भी नहीं किसी निर्दोष को बट से हम मार दें। लेकिन वाह, 3 बयान वरिष्ठ स्तर से आए गोविंद जी। किसी ने कहा कि गिर के मर गए। इतनी तो दुनिया सबने देखी कि गिर के मौत कैसे होती है और एंटीमॉर्टम इंजरीज बॉडी पे कैसे आती हैं। यह सर्वविदित है कि इस होटल में जब व्यापारी आता था, उससे जबरन धन वसूली करने के लिए, उस उद्देश्य से, और ये कांस्टेबल्स को कब से ये अधिकार हो गया कि जाकर के चेकिंग करने लगे? वैसे तो मैं कहूंगा पुलिस को कब से अधिकार मिल गया कि थानों पे अनधिकृत रूप से जाके चेकिंग करने लगे। जब तक कि अधिकृत न किया जाए होटल की चेकिंग, जब तक कि अधिकृत वरिष्ठ स्तर से न किया जाए, सामान्यतः बिना वारंट के नहीं जाना चाहिए। लेकिन नियमित रूप से और धन उगाही के उद्देश्य से अगर जा रहे हैं तो घोर चिंता का विषय है। अब आप आता हूं आपकी आखिरी जो प्रश्न था कि आखिर ये हुआ क्या, हम पथभ्रष्ट कहां से हुए, दिग्भ्रमित कहां से हुए, क्यों हुए? आदेश तो बड़े स्पष्ट है कि कार्रवाई करो। खुली छूट भी दी गई। खुली छूट अगर विवेकी को, स्वविवेकी को दी जाती है, उसका सदुपयोग होता है, और अगर स्वार्थी को दी जाती है गोविंद जी, तो स्वार्थ सिद्धि में लग जाता है। और यही हुआ है। हमारे यहां टॉप लीडरशिप और पुलिस लीडरशिप ने फेल किया है सरकार को और योगी जी को, और स्वार्थ सिद्धि में लग करके अपना प्राइवेट एम्पायर बनाना शुरू कर दिया। मैं कहना नहीं चाहूंगा, शरद जी शायद इस पर प्रकाश डालना चाहें, वरिष्ठ अधिकारियों ने कौन कौन से ऐसा गुल नहीं खिलाया है, मुझे कहते हुए भी उस पर लग जा रही है। इन्हीं बातों के साथ अब चर्चा के दौरान और बातें कहूंगा, लेकिन मैं बहुत हताश और निराश हूं कि हम क्या कर सकते थे और कहां चौराहे पे ला करके मुंह पे कालिक पोत दी गोरखपुर के कांड में। बिल्कुल, हम आप ही नहीं, हम सब हताश हैं, हम सब निराश हैं। उत्तर प्रदेश की पूरी जनता एक तरह से हताशा की स्थिति में है। लोगों का पुलिस से भरोसा खत्म होता जा रहा है और एक तरह से पुलिस से भयभीत होने लगे हैं लोग। थानों में पुलिस के दुर्व्यवहार की घटनाएं, दर्जनों घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें पुलिस के लोग रिश्वत मांगते हुए, पुलिस के लोग महिलाओं से दुर्व्यवहार करते हुए, इस तरह के वीडियो कितने वायरल हुए हैं। तमाम तरह की इस तरह की बातें सामने आई हैं। और जो अभी आपने जैसे महुआ की घटना का जिक्र किया, कानपुर का जो पिपरू कांड था, वो बिल्कुल साफ दिखता है कि किस तरह से एक अपराधी को पुलिस का नीचे से ऊपर तक, यानी कि कानपुर के जो पुलिस एसएसपी थे वहां से लेकर जो था बीट के थाने के जिम्मेदार लोग थे वहां तक, पूरा एक सिंडिकेट था जिसको उस अपराधी से पैसा मिलता था, जो उस अपराधी का संरक्षण करता था। वो सब अब फिलहाल उन सब के खिलाफ जांच हुई है, उन सबको आरोपों के घेरे में वो अधिकारी से लेकर तमाम लोग हैं। लेकिन सवाल फिर वही उठता है अतुल जी, जो जिस तरह से ये जो गोरखपुर वाली घटना हुई है, हालांकि घटनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन गोरखपुर की घटना, पहले दिन वो घटना हुई, उसके 24 घंटे भी नहीं बीते, उसके अगले दिन उसी थाने से 200
मीटर से भी कम दूरी पे शराब मांगने के लिए कुछ लोगों ने एक वेटर की हत्या कर दी। यानी कि अगर मुख्यमंत्री के नगर में, मुख्यमंत्री के गृह जिले में इस तरह की घटना हुई थी, इतनी बड़ी घटना जिसने राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया और पक्ष विपक्ष सबका ध्यान केंद्रित किया था, तो क्या अगले दिन पुलिस इतनी लापरवाह थी कि वो फिर बिल्कुल वही एक उस तरह की घटना दोबारा होगी? आप किस रूप में इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? देखिए, जैसे विक्रम सिंह जी ने कहा, तो पुलिस का रवैया ही अब बेपरवाही का हो गया है। उनको बहुत ज्यादा किसी चीज की चिंता नहीं है। अब मतलब एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं, चाहे हाथरस हो, चाहे नोएडा हो, चाहे महोबा हो, अभी गोरखपुर है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बड़े अधिकारियों से उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब यहां पर अगर एक वीडियो आया है कि उस महिला से, उस विधवा से कहा जा रहा है जिसके पति की निर्मम हत्या की गई है कि आप एफआईआर मत लॉन्च कीजिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि एफआईआर लॉन्च करना जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की। और वहां पर एसएसपी और डीएम कह रहे हैं कि आप एफआईआर मत लिखवाइए, बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसिट हैं इस मामले में। किसी क्राइम को छुपाना कॉम्प्लिसिटी ही तो आपके ऊपर का दोष पड़ आएगा। दूसरी चीज ये है, जैसे विक्रम सिंह जी ने कहा कि भाई आप त्वरित कार्रवाई आपने क्यों नहीं करी। हमको नहीं लगता है कि आज तक वो पुलिस वाले जिनके ऊपर दोष लगा हुआ है, जिनके ऊपर मर्डर का चार्ज लग चुका है, अब वो पकड़े गए। एक ये भी बड़ी विचित्र बात है कि यहाँ पर पुलिस वाले अपराध करने के बाद जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं। ऐसा क्या पुलिस तंत्र है आपका कि आप दोषियों को जल्दी अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं? अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम वीड आउट करेंगे, एक इंक्वायरी होगी ये देखने के लिए कि कितने गलत आदमी आ गए हैं पुलिस में। मेरे ख्याल से ये प्रक्रिया भर्ती के समय ही होनी चाहिए। जिस बात को लेकर के शैलजाकांत मिश्रा को समाजवादी पार्टी सरकार ने परेशान किया था, हमारे ख्याल से अगर आप शुरू में ही देख लेंगे कि किस तरह के लोग आ रहे हैं, आप उनका बैकग्राउंड चेक प्रॉपर ढंग से करवा लेंगे, तो शायद इस तरह की घटनाएं कम हो जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन जब रिश्वत ली जाती है लंबी लंबी भर्तियों में, उसके बाद जो लोग इतना पैसा देकर नौकरियों में आते हैं, तो उनके लिए नैतिकता के मानदंड बिल्कुल अलग होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ब्रजेश जी, मैं आपसे विक्रम सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे थे। विक्रम सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे थे इसी मामले में जो अतुल कह रहे हैं। अतुल जी ने बहुत गहरी बात कही है, और ये जरूर है जो स्क्रीनिंग होती है, स्क्रूटनी होती है, वो हर चरण पे होनी चाहिए। भर्ती से लेकर के सर्विस के आखिरी दिन तक इनकी आम शोहरत क्या है, इनकी जनरल रेपुटेशन ऑफ ऑनेस्टी क्या है। स्क्रीनिंग हम लोग की नहीं शरद जी, डिसमिसल हमने किए नहीं। हमने ऐसा कर दिया कि ये खाला जी का घर है, आते जाओ, अब छाती पे मूंग दलो 36 साल तक जनता के, और उसके बाद रिटायर होकर आराम करो, गोल्फ क्लब जाओ उसके बाद। ये नहीं होने वाला, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन हमने इतनी उदार दृष्टिकोण दिखाए सिपाही से लेकर डीजी तक कि वो जो पनिशमेंट का खौफ होता है वो रहा नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ब्रजेश जी, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूं कि ये जो घटना है, जिस तरह से ये कानपुर की जो घटना हुई है, कानपुर के व्यापारी का गोरखपुर में जिस तरह से उनका मर्डर किया गया है, इस घटना से जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है उसकी साख पर कितना बट्टा लगा है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है। इसको आप कल्पना करिए कि किस ढंग से वास्तव में एक नक्सल बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। विशेष में मैं यूपी के विषय ज्यादा जानता हूँ। यहाँ पर अब जैसे होटल है, ये होटल वाले क्योंकि उनके भी ही जुड़े होते हैं,
वो थानेदार को सूचना देते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, इनका संख्या और कुछ गुंडे जिनके बल पर होटल चलाते हैं। इस ढंग से पूरा ये रोज का किस्सा है, ये उस दिन का कोई किस्सा नहीं है कि उस दिन पहुंच गए वो, लेकिन उस दिन क्योंकि मन बड़ा था उनका तो उन्होंने हमला कर दिया और वो उनकी मृत्यु हुई। तो ये तो रोज का किस्सा है। होता क्या है, ये लोग इतना ज्यादा वो हो गए, और उससे बड़ी हमें आपत्ति तो वहां के जो अधिकारियों का जो आचरण है वो गजब है। वो गीता के ज्ञान दे रहे हैं उनको कि साहब ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा और ये हो जाएगा और भी छूट जाएंगे। अरे क्या जरा भी नैतिकता नहीं बची, जरा भी संवेदना नहीं बची कि आप तुरंत कार्रवाई, स्वयं आगे बढ़ के कार्रवाई होनी चाहिए कि इतना गलत काम हो गया है। वो बाकायदे दबाने में लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा इस तंत्र को खंगालना होगा कि पुलिस की सीमाएं तय करनी होंगी, और ये विभाग अलग होना चाहिए जो होटल है, और ये इसका अलग होना चाहिए, इसकी जांच पड़ताल हो, इसकी रजिस्टर, ऐसा नहीं है कि कोई चेक ना हो, वो करे आके। लेकिन पुलिस ने इस ढंग से रोज होटलों में वसूली होती है, आप जिलों में चले जाएं, रोज आपको 12-1 बजे जगाते लोग मिल जाएंगे। कहीं भी छोटे जिलों में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यदि आपको जांच करनी है, यदि आपको कार्रवाई करनी है, तो इस तरह की पूरी एक ऐसा प्रबंधन होना चाहिए जो आगे ना हो। इस तरह के रोज मामले हो जाते हैं, आप देखते हैं हमेशा हो जाते हैं। और बाकायदे अब तक तो मैं यही देखता रहा हूँ कि मुकदमा चलता है, बच जाते हैं लोग, गवाही नहीं होती। अब इस बार क्या होगा नहीं कह सकते। केवल एक जो वो तिवारी वाला मामला हुआ था, वो मामला बुरी तरह फंसा हुआ, उसमें कार्रवाई भी हुई थी, अब वो लोग जेल में भी गए और हमारे ख्याल से अभी तक वो जेल ही में है। तो बहुत बड़ा मामला था। इस ढंग से कार्रवाई हो, एक मैसेज जाए, और इसके साथ एक सबका दायित्व निर्धारण होना चाहिए कि कौन क्या कर सकता है। ये नहीं कि पुलिस जहां चाहती वहां घुसी चली जा रही है। जो असीमित अधिकार है, मुझे तो लगता है कि सर्वव्यापी है। वो पुलिस सर्वव्यापी है, सर्व अधिकार उसको सुरक्षित है उसके पास। वो कहीं भी जा सकती है, किसी के घर में जा सकती है, किसी होटल में जा सकती है, किसी फैक्ट्री में जा सकती है, कोई काम रुकवा सकती है, किसी को पकड़ सकती है। इस पर जब तक पाबंदी नहीं होगी, और इस पे ये जो मामला है इसी से तय हो जाना चाहिए, वरना फिर आगे इस तरह घटनाएं होती रहेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी सरकार की कार्रवाई से उत्तर प्रदेश के अपराधियों में खौफ पैदा हो गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि लोगों में पुलिस के प्रति खौफ पैदा हो गया, और पुलिस में अपनी जवाबदेही के लिए किसी तरह का भी कोई खौफ नहीं है। शरद जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस रूप में देखते हैं? भाई गोविंद, मुझे तो लगता है कि ये बड़ा ढीलापन है सरकार का, जो अभी तक इतनी सख्त कार्रवाई जो कि होनी चाहिए थी, और ये पुलिस वाले सारे जो जेल भेज दिए जाने चाहिए थे, जो अभी तक नहीं हुए, ढील दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मैनिपुलेशन की कोशिश की गई, जब नहीं हो पाया क्योंकि डॉक्टरों को लगा कि ये तो बिल्कुल, अगर उसमें रिपोर्ट ही गड़बड़ कर दी तो वो भी फंसेंगे, उन्हें मालूम था कि आगे चल के हो सकता है जांच सीबीआई को जाए, किसी को जाए। तो डॉक्टरों ने स्ट्रेट, और वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें साफ साफ जो इंजरीज दिखाई हैं, जो गिरने से, उन्होंने उससे साफ जाहिर होता है गिरने से चोट नहीं लगती। पुलिस का वर्जन झूठा है। आंख में एक इतनी डीप इंजरी है, जो मारा गया है आंख, फिर डंडे से मारने की इंजरी बैक में है, स्पाइन में है, हाथों में है, पैरों में है, जो बिल्कुल जो जिस तरीके के वो जो विक्रम सिंह साहब ने कहा कि इस तरीके से इससे ज्यादा ब्लेटेंट झूठ नहीं हो सकता। और उसके बाद मतलब आप क्या मैसेज दे रहे हैं? अभी वो किस्सा बहुत पुराना नहीं हुआ है, मेरा ख्याल कितने साल हुए, 3 साल हुए होंगे। वो जो एप्पल का एक मैनेजर था जो जा रहा था अपनी किसी एम्प्लॉय को छोड़ने लखनऊ शहर में, और पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी थी। मैंने सुना है कि वो आदमी वहां से छूट गया है, उसकी बेल हो गई। अगर और बेल कैसे होती है, जो ब्लेम किया जाता है जुडिशरी को, लेकिन विक्रम सिंह साहब विल बेयर विद मी कि जो है जनरली अगर वीक केस बनाया जाता है, जो पुलिस बनाती है केस, तो अगर वीक केस है तो फिर वो छूट ही जाएगा। तो इस केस में भी जिस तरीके के लूपहोल्स शुरू से छोड़ दिए गए, और एक्शन सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ होना बहुत जरूरी है। वो जो आपने कहा कि छोटे भाइयों के खिलाफ होता है,
छुटभइयों को, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स को डेटरेंट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर एसएसपी ये कर रहा है, और यहाँ के एसएसपी जो हैं गोरखपुर के, ये दामाद हैं सतपाल सिंह के, जो पुलिस कमिश्नर थे बंबई के और बाद में मेंबर पार्लियामेंट बन गए वेस्ट बागपत से, ये उनके दामाद हैं। और तो इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है खुलेआम। मतलब ये तो मैसेज तो तभी जाएगा जब आप ऊपर पे एक्शन लेंगे, जो दिख रहा है। मतलब फालतू में एक्शन लेने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम कह रहे हैं कि जो दिख रहा है कि किस तरीके की कॉम्प्लिसेंस है हायर लेवल पे, डीएम एसएसपी को कोई राइट नहीं है, कोई मतलब ये सोचने से पहले। और ये अच्छा है कि इस तरीके का स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें दिख रहे हैं दे हैव नो बिजनेस टू डू दिस। ये बिल्कुल कॉम्प्लिसिटी है और इनके खिलाफ भी सीरियस एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज ये देता है कि मतलब अब आप सोचिए, ये तो मिल गया, पकड़ लिया गया। जो ब्रिजेश ने कहा कि हर जगह जगह ये होता है, ये तो इसलिए पकड़ में आ गया क्योंकि मर गया वो। और उसकी वाइफ ने स्टेटमेंट दिया है कि उसने जो है, वो लड़के ने जब उनकी तलाशी वलाशी ले ली तो उन्होंने बोला कि भैया अब आपको तसल्ली हो गई कि अभी भी कुछ बाकी है। तो ये नशे में धुत था ये दरोगा, जो कि रोज कहते हैं रात को ये इंस्पेक्टर धुत रहता है नशे में, और बड़ा पुराना सिपाही से बना है इंस्पेक्टर, और इनके जो लोकल नेताओं के मुंह लगा हुआ बहुत, और उसकी तूती बोलती है। उसने बोला अच्छा अभी बताते हैं क्या बाकी है, और फिर उसने मारना शुरू किया, और फिर वो सारे जुट गए बाकी उसके साथ जो सिपाही थे। ये रोज अपने राउंड पे निकल, वो जो आज से बहुत साल पहले 60s में विक्रम सिंह साहब भी शायद इनको तो जरूर याद होगा, जस्टिस एन मुल्ला थे, आनंद नारायण मुल्ला। उन्होंने पुलिस के लिए किसी आईपीएस ऑफिसर के लिए कहा था कि दे हैव टर्न्ड इनटू अ गैंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड यूनिफॉर्म्ड क्रिमिनल्स। इन्होंने अपने जजमेंट में ऑब्जर्वेशन किया था। तो ये आज की डेट में, तो उस जमाने में तो किसी एक सीनियर ऑफिसर के लिए कहा गया था, लेकिन आज तो ये हालत हो रही है कि लगता है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि कोई डिटरेंट पनिशमेंट नहीं है। और जब हायर लेवल्स पे पनिशमेंट होगी, तो जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं जो विक्रम सिंह साहब ने पॉइंट आउट किया, उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। आप ये कैसे फौरन जंप कर जाते हैं कंक्लूजन पे? क्या अब तब आप बोलते हैं कि उसके बाद बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन होगी? क्या आप पहले ही शुरू कर दिया कि साहब वो गिर गए थे? तो उन ऑफिसर्स के खिलाफ, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी, वो खाली पॉलिटिकल अपने आकाओं को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। सही बात है। जो शपथ लिए है आईपीएस ऑफिसर वो नहीं कर रहे हैं, और ये हर केस में देखा गया है। हाथरस में भी डीएम एसएसपी ने यही किया था, डीएम ने वहां धमकाया था। तो इस तरह से इस चीज को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल। एक विक्रम सिंह साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ ने कल एक बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों की और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और जो दोषी, जिस तरह के अपराधी किस्म के जो पुलिस के कर्मी हैं, उनकी पूरी एक सूची बनाई जाए, उसके बारे में उनका पूरा जो आपराधिक चरित्र है, जो भी उनका कार्य व्यवहार है, उसकी पूरी जानकारी हो, टिप्स में हो, और जो ऐसे मामलों में जो दोषी लोग हैं उनको बर्खास्त किया जाए। आपको लगता है कि इस तरह के कदमों से जो पुलिस का चेहरा बदलने की बात है वो किसी हद तक कायम हो सकती है, या फिर ये भी एक बड़ी घटना हो गई है, जैसा कि हर बड़ी घटना के बाद होता है? कासगंज में जो हत्या हुई थी, उसके बाद एक बात आई, जो हाथरस में हुआ उसके बाद एक बात आई, बिकरू कांड हुआ उसके बाद एक बात आई। हर ऐसी घटना के बाद एक बात आती है, एक बात कह दी जाती है और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है? गोविंद जी, आपने एक घटना छोड़ दी, वो उन्नाव की कुलदीप सेंगर वाली घटना। सेंगर वाली, बिल्कुल। उसमें भी यही था। हम लोग बातें तो बहुत करते हैं, आवाहन बहुत करते हैं, दिशा निर्देश बहुत देते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद अगर आप पूछ लें कौन उन्नाव, कैसा बिकरू कांड, कौन सा हाथरस और कैसा ये, आप अगर देख लें किसी एक में फॉलो अप हुआ? मुझे नहीं लगता कि किसी एक भी केस में फॉलो अप हुआ है। और किसी भी अगर एक केस में फॉलो अप नहीं हुआ, अगर उन्नाव के सीबीआई में कहा कि डीएम एसएसपी चौकी इंचार्ज थाना अध्यक्ष इनके ऊपर कार्रवाई करे, तो हम तो कांस्टेबल्स के ऊपर करके कार्रवाई हमने अपने कर्तव्य की इतनी समझ ली, हमने कोई आगे बढ़ाया नहीं। तो आगे भी इसके लिए कोई अभियान चलाने की चीज नहीं गोविंद जी, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इंटरनल विजिलेंस पुलिस का स्ट्रांग अगर नहीं है तो पुलिसिंग नहीं हो सकती है। फिर हम छूट दे रहे हैं डकैती डालने की, और छूट हम इसलिए भी दे रहे हैं कि क्योंकि जब हम एक्शन नहीं लेते इसका मतलब क्या है कि हम अगर हमारे कैरेक्टर रोल में यही लिखा जाएगा कि ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दोज करप्ट ऑफिसर्स हु आर नोन टू बी करप्ट एंड एक्सटॉर्शनिस्ट,
तो इसका मतलब कि हम भी उनके साथ हमवार हैं और हम उनका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी हिस्सा लगता है। गोविंद जी, इसको और से समझे कि हमारा हिस्सा लगा तभी तो हम एक्शन ले। अगर हमारा हिस्सा नहीं लग रहा है तो हम तो उनकी खाल उतार लेंगे। जैसे कहते थे हमारे उस्ताद लोग, बीएस बेदी साहब, वीपी कपूर, कि जैसे बकरा टांगा जाता है मटन शॉप में, वो हालत हम कर देंगे कि हम तुमको मौका नहीं देंगे कि तुम हमारे मुंह पे काली पोतो या हमारी नाक काटो। तुमने अगर किया है, और ये रोज चलने वाली प्रक्रिया है, किसी घटना के बिना इंतजार किए, बिना मुख्यमंत्री जी के आह्वान के हर एसपी सक्षम है लोगों को जेल भेजने के लिए। मैं अपने जमाने की बात बताता हूं, एक साहब आए, उन्होंने एसएसपी को सैल्यूट किया, मैं अंडर ट्रेनिंग था, उनकी 2 अंगूठियां थी, उन्होंने पूछा कि बड़ी अच्छी अंगूठी है साहब, ससुराल से मिली है। उनका वेरी गुड, और क्या क्या मिला? उनका साहब 11,000 रुपए, उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। तुरंत पीए को बुलाया, डिक्टेशन दिया, एक इंस्पेक्टर आए, उन्होंने कन्फेस किया मेरे सामने, उन्होंने ससुराल से 1100 रुपए लिए, 2 अंगूठी ली जिसकी कीमत 11,000 रुपए जी 11,000 रुपए, और 2 अंगूठी जिसकी कीमत तो खुद बता रहे हैं 10,000 रुपए है। इन्होंने चूंकि गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स में दहेज लिया, इसके अलावा ये किया, इनको तुरंत अरेस्ट किया जाए, जेल भेजा जाए और इनके डिसमिसल की कार्रवाई की जाए। वो भी दिन मैंने देखा है, वो भी दिन मैंने देखा है। ससुराल से दहेज लेने में भी बर्खास्त हो गए, जेल भेज दिया अपने सामने। और अब कहीं ये अगर ये होता तो मैं जानता हूं कि वहां पे ये वो दुर्गत करते हुए तब के अफसर, आज हमको नथिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस एनी लॉन्गर, हमें कोई चीज, तो अगर हमको कुछ सदमा नहीं लगता है तो उसका कारण क्या? हमारा तो हिस्सा नहीं है उसमें। मैं बड़ी बुरी बात कह रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं बिल्कुल 200% में गलत होऊंगा, लेकिन फिर हम एक्शन क्यों नहीं ले पाते शरद जी? हमारी क्या मजबूरी है, हम एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? ये प्रमाद और ये नपुंसकता, ये जो है, ये शोभा नहीं देती वर्दीधारियों को। बिल्कुल ठीक बात। नपुंसकता से ज्यादा ये मिली भगत है, कॉम्प्लेक्सिटी है, इसी वजह से नहीं करते हैं। और इस तरीके के अफसर या मैसेज यही जाता है कि भाई ठीक है, ये करो, निकल सकते हो आराम से। अब एक तरह से ब्लडेड मर्डर है ये, प्री मेडिटेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर। नीचे से ऊपर तक उत्तर प्रदेश पुलिस के पूरे संगठन में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहराई से जम चुकी हैं। और दुर्भाग्य है कि योगी सरकार बड़े तमाम वायदे करने के बावजूद इस दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकी। ये कहा गया कि पुलिसिंग में जो कमिश्नर व्यवस्था वो लागू की जाएगी, उससे बड़ा सुधार हो जाएगा। कुछ जिलों में प्रयोग हुआ, लेकिन लखनऊ जैसे राजधानी के जिले में हमने कोई किसी भी तरह का कोई सुधार इस व्यवस्था के बाद नहीं देखा। उल्टे महिलाओं के खिलाफ अपराध ज्यादा बढ़ते हाल के दिनों में दिखाई देने लगे। अतुल जी, अभी उत्तर प्रदेश के जो पुलिस प्रमुख हैं, उन्होंने ये कहा कि पुलिस में जो महिलाओं के प्रति अपराध हैं उनको रोकने के लिए जो बीट में महिलाओं को भी बीट, उनकी अलग से बीट बनाई जाएंगी, उनको उसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही। क्या आपको लगता है कि इस तरह के अगर काम जमीन पर सही तरह से हो पाए तो इससे जो महिलाओं के प्रति अपराध हैं वो कुछ कम होंगे? हालांकि महिलाओं का भी उत्तर प्रदेश पुलिस में नोएडा में एक बड़ा किस्सा हुआ था जिसमें एक महिला पुलिस अधिकारी ने एक अवैध रकम को जब्त किया और उसका बड़ा हिस्सा खुद उन्होंने अपने पास रख लिया और बहुत कम रकम दिखाई गई। बाद में वो मामला चर्चा में आया, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई और लगभग 1.5-2 साल वो विभाग से भी वो रही, लेकिन शायद अब वो मामला भी किसी तरह से समाप्त हो गया। तो महिलाएं भ्रष्टाचार महिला अधिकारी भी भ्रष्टाचार कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस में, ये बात हमसे छिपी नहीं है। लेकिन क्या ये जो बीट व्यवस्था है इससे कुछ महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी आएगी? गोविंद जी, इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हम एक बात बस ये कहते हैं कि जो स्क्रीनिंग की बात योगी जी कर रहे हैं, तो उनको एक उदाहरण के तौर पर पहले गोरखपुर का पूरा पुलिस सेटअप चेंज कर देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अब ये पता चल गया है कि एसएसपी भी लिप्त हैं, डीएम भी उसमें कहीं ना कहीं पिक्चर में नजर आ रहे हैं, और बाकी इस पर्टिकुलर थाने के में तो है ही है सब। तो अगर उनको स्क्रीनिंग करनी है तो शुरुआत वो गोरखपुर से करें। बिल्कुल। अब जो बात आप कह रहे हैं महिला पुलिस की बीट वगैरह करके, इन सब से एक चीज होती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, लेकिन पुलिस का रिस्पांस कैसा होता है
उनकी सिंसियरिटी टुवर्ड्स ड्यूटी, टुवर्ड्स वर्क, वो कैसी है। हर आदमी के परफॉर्मेंस में, सेंस ऑफ ड्यूटी में सिमिलैरिटी नहीं होती, वो अलग अलग होती है, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हर आदमी भ्रष्टाचार नहीं होता है, कुछ महिला अधिकारी भी घूस ले रही हैं, कुछ पुरुष अधिकारी भी घूस ले रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर आदमी घूस ले रहा है। उसी तरह से ये सब कुछ निर्भर करेगा इस बात के ऊपर कि कमिटमेंट टुवर्ड्स ड्यूटी कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कमिटमेंट कैसा है ये सबसे ज्यादा इस पर निर्भर करेगा। और बात कमिटमेंट की है, इस समय उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पुलिस काम कर रही है उसका कमिटमेंट पैसा कमाने में ज्यादा है और राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने में बिल्कुल नहीं दिखाई देता। ब्रजेश जी, जो कानपुर की घटना हुई, गोरखपुर और कानपुर की घटना, मुख्यमंत्री खुद कानपुर में पीड़ित परिवार के घर गए, उनकी पत्नी को नौकरी की बात कही, कुछ राशि भी उनको देने की बात कही, और उसके बाद एक तरह से जो परिवार की तरफ से प्रतिरोध था वो कहीं कम होता दिखाई दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर इस इतने भर से जो कांड से जो कालेख लगी है उसकी भरपाई हो जाएगी? संक्षेप। सवाल ये नहीं है कि आज कोई मान जाता है या नहीं मानता है। मैं आपको अब हम उसके तय पर नहीं जाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि चौधरी चरण सिंह स्वयं भेष बदल करके थानों में रात को जाते थे और देखते थे कि रिपोर्ट लिखी जा रही नहीं लिखी जा रही है। कई प्रकरण आप इटावा गए थे, इटावा के थाने में गए। जब राजनाथ सिंह यहाँ मुख्यमंत्री बने तो उनको लोगों ने बताया कि साहब लूट मची हुई है, चौराहों पे लोग रात को खड़े हो जाते हैं, पुलिस वाले हर ट्रक से पैसा लेते हैं। ये चुपचाप एक दिन गाड़ी गए, देखा कि कोई ट्रक ऐसा नहीं था जिससे पैसा न लिया जा रहा हो। इन्होंने एक निर्देश दिया कि ट्रकों को पुलिस नहीं रोकेगी और न उनको उसमें करेगी। अब क्या होता है, गाजे बाजे के साथ ये बताया जाता है कि फला मंत्री जी आकस्मिक निरीक्षण करने जा रहे हैं। अब जब गाजे बाजे के साथ आप आकस्मिक निरीक्षण करेंगे तो अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे, बेगुनाह पकड़े जाएंगे। बेचारा जिसको देर हो गई, थोड़ी देर घर में खाना नहीं बना तो थोड़ा 15 मिनट लेट हो गया तो वो पकड़े जाएंगे। और जब असली घाट है वो तो वैसे ही आके बैठ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ये सुबह 7 बजे बैठे। इस तरह का हो क्या रहा है। मैं कहता हूं कि योगी सरकार, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि अपने मंत्रियों को स्वयं चुपचाप किसी ऐसी गाड़ी में जो सरकारी ना हो, किसी कोने में खड़े हो जाए, जाके उनके मंत्री देख ले जाके कोई ऐसा कोना जहां ट्रक निकलता है सिर्फ रात 10 बजे के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, वही मंत्री जा पाएंगे जो स्वयं भ्रष्ट नहीं है, और वैसे बहुत कम लोग मिलेंगे। ब्रजेश जी, जो बात आप कह रहे हैं वो क्या सरकार के संज्ञान में नहीं है? किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, देखने की बात क्या है। बात कहीं न कहीं सरकार की संकल्प शक्ति की है कि वो काम जो रामराज्य लाने की बात योगी सरकार से उत्तर प्रदेश में थी, वो रामराज्य नहीं बल्कि हराम राज्य हो रहा है, हराम की कमाई का राज्य हो रहा है। और उसमें तमाम विभागों के साथ पुलिस भी लगातार अपनी कमाई कर रही है। शरद जी, इस पूरे प्रकरण में आपको क्या आगे के लिए क्या रास्ता दिखता है? क्या हो सकता है? देखिए, इसका जो डैमेज कंट्रोल है वो एक ही तरीके से हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ, जो ब्रजेश ने कहा, उस तरीके का काम करें और ये दिखाएं कि ये खाली जुबानी जमा खर्च नहीं है। क्योंकि कहने को तो बहुत सी बातें कही जाती हैं, बहुत से संकल्प लिए जाते हैं, वो करके दिखाएं जमीनी स्तर पे कि हाँ वाकई में जो है वो इंटरेस्टेड है सुधार में, केवल अपनी बात को फैलाने के लिए नहीं, और जो उसको विरोध करे उसके खिलाफ कार्रवाई कर देने से नहीं होगा। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो मूल रूप से भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार के कारण पुलिस की ये स्थिति है। और वही देखिए, एट द रूट जो जड़ पे इसके भ्रष्टाचार है, और उसको सुधारना चाहें मुख्यमंत्री तो बिल्कुल अच्छी तरह सुधार सकते हैं, सख्त मेजर लेकर के और दिखला करके, खाली जुबानी जमा खर्च करके नहीं। और जो आपने कहा यही अगर कर देते हैं, जो ब्रजेश ने जिस तरह बताया, अगर इस तरह की कार्रवाई करते हैं और बड़े बड़े कुछ अधिकारी उल्टे लटकाए जाते हैं
तभी होगा। बिल्कुल, जैसी परिस्थितियां हैं, कानून व्यवस्था के सवाल पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सत्ता में आई थी और 4.5 साल पूरा होते होते ये दिख रहा है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही उसको सबसे बड़े सवाल जनता के बीच से, सबसे बड़े सवाल विपक्ष के बीच से सुनने पड़ रहे हैं, झेलने पड़ रहे हैं। और अभी भी योगी आदित्यनाथ के पास ये अवसर है कि वो, जैसा इस पूरी बहस में, चर्चा में ये बात सामने आई, कि कुछ कड़ी कार्रवाई, कुछ कड़े संकेत दिखाएं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, और खास तौर ठोस पर कार्रवाई। पुलिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार कुछ करना चाहती है, कुछ कर रही है, उसके पास इस बात की दृढ़ इच्छा शक्ति है और कुछ प्रमाण के साथ वो जनता के बीच में इस तरह के संदेश दे, तो शायद स्थितियां कुछ सुधर सकती हैं। हम उम्मीद करेंगे कि स्थितियां बेहतर हों, उत्तर प्रदेश पुलिस एक दोस्त पुलिस की तरह आए, दुश्मन पुलिस की तरह न रहे। इसी के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि वो हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हम द फ्री प्रेस के जरिए एक स्वच्छ, स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास सफल हो। आप सबका आभार, धन्यवाद। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सबका भी विशेष आभार, धन्यवाद, नमस्कार।